आपके पीछे उसके, आप बताओ समझे। हाँ यही करेंगे अभी, थोड़ा सा बचाओ। ब्यूरीड नहीं होता है, बरीड। हाँ One variant had an early pendant as the grave wood. Art is an integral part of human existence. A capstone used as a forehead geometry and engravings from Chandravati in Rajasthan. One of just from Bhimbetka and Hindutva engraved with geometric design. बैठ जाओ, लेकिन कोशिश करो कि अपनी लैंग्वेज में लिखो। आपने सेम टू सेम हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन कॉपी करके लिख दी है ना। वो समरी नहीं होता है, समरी इज द क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ, जिससे उस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपने फर्स्ट वाले में किया था, फर्स्ट वाला वो पढ़ो समरी आपकी, देखो उसको, जैसे उसमें कोशिश की थी वही कोशिश करनी है आगे भी। उसमें खुद से लिखने की कोशिश की है। ठीक है, वही कोशिश करो आगे भी। उसको थोड़ा सा क्रक्स लेके आओ कि आपने समझा क्या उसमें से। ये नहीं लिखना है कि आपने पढ़ा क्या उसमें से। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या समझ में आया। जैसा मैंने बताया था कि आपको अपनी कहानी का अपना सच लिखना है, कहानी का वो सच जो आपको समझ आया। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मतलब क्या है। हिस्ट्री में हम क्लियरली कुछ नहीं बता पाते कि क्या हुआ था। हर कोई हिस्टोरियन आता है और वो अपना सच बता के जाता है कि मेरे हिसाब से ये हुआ होगा। ठीक है, वही चीजें आपको करनी है कि आपने जब पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना है कि आपके हिसाब से उसमें क्या लिखा है। तो आपको अपनी लैंग्वेज और अपनी वर्डिंग्स उसमें यूज करनी है। क्लियर है। तो हम कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं, मेसोलिथिक पीरियड पढ़ रहे हैं। मेसोलिथिक पीरियड किस पीरियड से किस पीरियड तक है, 10,000 to 6,000 है। मेन चेंजेस क्या है हमारे पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में, माइक्रोलिथ्स। हम यहाँ पर माइक्रोलिथ्स मिलने लग गए, एविडेंस ऑफ माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टोन टूल्स। उनका क्या यूज होता होगा माइक्रोलिथ्स का, हंटिंग है। लेकिन किसकी हंटिंग है वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अभी जो हमने लास्ट पैराग्राफ किया था वो ये था, जब हम मेसोलिथिक पीरियड में चल रहे थे। तो मेसोलिथिक पीरियड में, लेटर मेसोलिथिक पीरियड में जब हम पहुंचे थे तो हमें एग्रीकल्चर का डेवलप होना देखा था कि एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ था। नॉट इन स्टार्टिंग फेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, लेकिन लेटर फेज में हम देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा लोगों ने टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाने शुरू किए थे। लोगों ने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट शुरू किया था। लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू किया था। ये पढ़ा था हमने, है ना। उसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे जिसका हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, कौन से पीरियड की, ये हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है, व्हाट इज दिस हिस्टोरिक पीरियड। जब ये पढ़ रहे थे तब ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा था कि अभी तक हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते आए हैं हर जगह पे, वाई देयर इज अ चेंज इन द वर्डिंग। अब हम यहाँ हिस्टोरिक पीरियड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में जिनकी बात की गई है वो हिस्टोरिकल पीरियड में जी रहे हैं। इस पैराग्राफ में मेसोलिथिक पीपल की बात नहीं हो रखी है। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि आज भी ऐसे ट्राइबल्स हैं जो उस वे ऑफ लाइफ में जी रहे हैं जो बेसिकली मेसोलिथिक पीपल जी रहे थे। तो हम आज के पीपल की बात कर रहे थे, हम 19th और 20th सेंचुरी के पीपल की बात कर रहे थे। तो ये हिस्टोरिक पीरियड है।
ये वो पीरियड है जब हिस्ट्री डेवलप हो गई है, ये वो पीरियड है जब लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रोलिथ्स हमारे मीजोलिथिक पीरियड में थे, वही कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। उनका कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए यहां पर एक पैराग्राफ स्पेसिफिकली रखा गया है, जो हिस्टोरिकल पीपल जो रह रहे हैं यहां पर, उनका वे ऑफ लाइफ में भी वो इंक्लूडेड है जो मीजोलिथिक पीरियड में थे। आज भी हमारे यहां पर जो ट्राइबल पीपल जो हमने अंडमान निकोबार के थे, उनका एग्जांपल लिया था, उनका वे ऑफ लाइफ आज भी वही है जो उनका था। वे ऑफ लाइफ चेंज नहीं हुआ है, वे ऑफ लाइफ चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज इन रेफरेंस टू दी हिस्टोरिकल पीरियड। ये मेसोलिथिक पीरियड के बारे में था ही नहीं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन किसी ने किया ही नहीं कल कि हम मेसोलिथिक से हम आज का कैसे रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई नई वर्डिंग आती है तो उसके ऊपर ध्यान दो कि ये कर पूछ क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है बेसिकली, ठीक है। ये बंद किया, अच्छा रोका हुआ है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो उस चीजों के ऊपर। तो दिस इज रिगार्डिंग हिस्टोरिकल पीरियड। इस टाइम पे जो हंटर गैदरर्स हैं, दैट मीन्स हंटर गैदरर्स आर एग्जिस्टिंग इवन इन दी हिस्टोरिकल पीरियड्स, इवन टुडे। और आज जो हंटर गैदरर्स हैं उनकी लाइफ क्या है, तो दिस पैराग्राफ इज रिगार्डिंग दोज पीपल। क्लियर है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि आज भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सिटी से बहुत दूर रह रही हैं, रिमोट एरियाज में रह रही हैं, और उनको हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के नाम से जानते हैं। और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कौन सी होती है? दोज आर लिविंग ऑन द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी, आउटसाइड ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी। यानी हम उनको सोसाइटी में काउंट नहीं करते, वो सोसाइटी के बाहर है। तो वो कम्युनिटीज के बारे में यहां बात हो रही है। तो आज भी ऐसे हैं लोग जिनको हम ट्राइबल पीपल्स बोलते हैं, जनरली जिनको हम ट्राइबल पीपल्स बोलते हैं। तो बेसिकली वो आज भी उसी वे ऑफ लाइफ में, हंटिंग और गैदरिंग की लाइफ आज भी जी रहे हैं। ये उसके बारे में था और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका कहां से पढ़ना था? यहां से पढ़ो, आप पढ़ो, इसको देखो। Describing them as primitive is incorrect. They should be considered as people who preferred to live by hunting and gathering. When the Indus civilization was in its peak, Tamil Nadu had microlithic hunter-gatherers. The Andhra Karnataka region had the agro-pastoralists of the Neolithic period. ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। ये उसी पीरियड की बात हो रही है। अब उसी बारे में बता रहे हैं कि जब, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि नियोलिथिक पीरियड के दौरान भी आपको मेसोलिथिक पीरियड किसी न किसी जगह पे चलता हुआ दिखाई देगा। यानी एक टाइम पे अलग अलग वे ऑफ लाइफ आपको मिलती हैं, हर सोसाइटी में मिलती हैं। और उसी के बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक जब हमारे यहाँ पर पीक पे पहुंच चुका है, उस टाइम पे इंडिया में ही कुछ रीजन्स में उस टाइम भी मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था। तो जब हम नियोलिथिक पीरियड डिफाइन करेंगे कि वो इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में है, तो वो हम एक एवरेज बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम कंप्लीट इंडिया का नहीं बता रहे हैं कि हर पूरे के पूरे इंडिया में नियोलिथिक पीरियड आ चुका है। वो वेरिएशंस हमें दिखाई देंगे जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। क्यों वेरिएशंस आ रहे हैं? क्योंकि लोग एक जगह जाके सेटल हो गए हैं, वो अब मूव नहीं कर रहे हैं। मूव नहीं कर रहे हैं तो जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है। और मोबिलिटी के साथ क्या हो रहा था? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और नॉलेज, कल्चर, रिलीजन, सब कुछ एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर डिस्क्राइबिंग देम एज प्रिमिटिव, ये लोग जो ट्राइबल्स हैं आज के टाइम पे, जो अंडमान निकोबार्स में जो हमने पढ़े कि ट्राइबल पीपल हैं, उनको अगर हम प्रिमिटिव बोले, व्हाट इज प्रिमिटिव? जो ओल्ड स्टोन टूल्स वगैरह जो यूज करते हैं, वे ऑफ लाइफ जो वो पुराने। प्रिमिटिव का मीनिंग होता है एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्रिमिटिव का मीनिंग होता है एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, या फिर इसको हम एंशिएंट भी कह सकते हैं।
जो अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में, यानी वो डेवलप नहीं हो पाए हैं, उस डेवलपमेंट से वो पीछे रह गए, उनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, उनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल पीपल्स आज मिलते हैं हमें अलग अलग जगह पे, उनको प्रिमिटिव कहना या ये कहना कि वो एंशियंट लोग हैं, ये गलत हो जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? उसके बारे में इन्होंने बोला है कि दे शुड बी कंसीडर्ड एज पीपल हु प्रेफर्ड टू लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, कि दे प्रेफर्ड, दिस वाज देयर चॉइस, कि उन्हें ऐसे रहना, दिस वाज देयर चॉइस। तो आज के टाइम पे हम डेवलप हो गए हैं, तो अपने डेवलपमेंट से उनको नाप करके हम उन्हें प्रिमिटिव कह दें, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, वो उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने चूज की कि हम ऐसे ही जीना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी थी। तो वो मूव आउट नहीं हुए अपनी लोकेशन से, उनको उस लोकेशन पे रह करके उसी वे ऑफ लाइफ से जीना अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको प्रेफर किया, उसको चॉइस किया, वो उनकी चॉइस थी। तो इसीलिए उनको प्रिमिटिव ना कह करके ये उनकी चॉइस मानी जाए, ये यहां कहना चाह रहे हैं, ये उनकी चॉइस मानी जाए कि वो हंटर गैदरर्स आज भी हैं, तो दिस इज देयर चॉइस, दे आर नॉट प्रिमिटिव। ठीक है, व्हेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन was at its peak, peak मतलब at its highest point, ठीक है ना, हाईएस्ट लेवल पे जब होगा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी और अपने पीक पे थी, यानी कि अपने एक्सट्रीम लेवल पे थे, हाईएस्ट लेवल पे थी, उस टाइम पे तमिलनाडु हैड माइक्रोलिथिक हंटर गैदरर्स। और माइक्रोलिथिक हंटर गैदरर्स कौन से पीरियड के हैं? मेसोलिथिक। यानी हम एक साइड तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और एक साइड हम इंडिया में अभी भी मेसोलिथिक पीरियड एग्जिस्ट करता हुआ देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडिया में उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था तो पूरे इंडिया में चल रहा था। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज देखी जा सकती है। क्लियर है? दी आंध्रा कर्नाटका रीजन उसी टाइम पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने पीक पे था, अपने एक्सट्रीम लेवल पे था, उसी टाइम पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का जो रीजन है वहां पर कुछ और कल्चर चल रहा था। वहां कौन सा कल्चर चल रहा था? दे हैड दी एग्रो पेस्टोरलिस्ट ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड की खास पहचान है एग्रो पेस्टोरलिस्ट। ये क्या होता है? एग्रो पेस्टोरलिस्ट क्या होता है? जो सेटल हो गए हैं और सेटल होकर के वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वहीं साथ में पशुओं को रखते हैं, उनको भी वही एक जगह पे सेटलमेंट यानी डोमेस्टिकेट इन्होंने कर लिया है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर या प्लांट्स वो नियोलिथिक कल्चर की पहचान है। तो जब एक साइड इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है, उसी टाइम पे इंडिया में एक जगह मेसोलिथिक पीरियड भी चल रहा है और उसी टाइम पे इंडिया में नियोलिथिक पीरियड भी चल रहा है। ठीक है ना? तो टाइम एक ही है, टाइम पीरियड के एक ही टाइम पे अगर हम देखें तो तीन कल्चर हमें इंडिया में दिखाई देंगे उस टाइम। क्लियर है? ठीक है, आगे चले। तो ये बेसिकली था हंटर गैदरर्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड की हिस्टोरिकल पीरियड में जो हंटर गैदरर्स हैं वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? दिस इज देयर चॉइस, देयर प्रेफरेंस, कि उन्होंने अलग से रहना, अपने कल्चर को परस्यू करना ज्यादा अच्छा समझा, इंस्टेड ऑफ मूविंग आउट ऑफ देयर लोकेशंस एंड आगे डेवलपिंग देमसेल्व्स। ठीक है ना, मॉडर्नाइजिंग देमसेल्व्स। ठीक है, चलो ये बेसिकली मेसोलिथिक पीरियड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देख लेंगे अभी, और इसके बाद हमारा मेसोलिथिक पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर हम नियोलिथिक पीरियड की तरफ चलेंगे। हाँ, The Mesolithic people lived in semi-permanent and temporary settlement. They occupied caves and open grounds. They buried the dead. They had artistic skill. They were spread over wider geographical regions. Cultural community is noticed in many parts of India from this period. Their microlithic tools enabled them to hunt smaller animals and birds. ठीक है, ये
इन अ नटशेल अगर हम देखें तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी मेन जो मेसोलिथिक पीरियड की, वो यहाँ पर बता दी कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे जो हम पैलियोलिथिक पीरियड से यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट इज दे लिव्ड इन सेमी परमानेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। अब जो पहले केव्स में रहते थे, ओपन एयर में रहते थे, कोई सेटलमेंट नहीं था, रुकते नहीं थे एक जगह पे, अब वो धीरे धीरे उन्होंने रुकना शुरू कर दिया। मेसोलिथिक पीरियड में आते आते दे हैव ट्राइड टू सेटल्ड डाउन और वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहने लग गए। उन्होंने एक राउंड हट बनानी शुरू की थी, याद आ रहा है? राउंड हट हमने पढ़ा था। तो राउंड हट उन्होंने बनानी शुरू की थी और एक सेमी परमानेंट अगर हम कहें टेम्परेरी सेटलमेंट्स उन्होंने बनाना शुरू किया और रुकना शुरू किया। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या चेंजेस आए? दे ऑक्यूपाइड केव्स एंड ओपन ग्राउंड्स ऑल्सो। अभी भी इस टाइप के लोग भी मिलेंगे जो उस टाइम पे केव्स और ओपन ग्राउंड्स में रहते थे, ठीक है, क्योंकि हमने हट की जो पोजीशंस थी वो कहाँ देखी थी? टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहाँ हो रहे थे? मेनली नदर्न इंडिया में चल रहे थे, जो हमारी जो रिवर वैलीज थी उसके आसपास चल रहे थे। हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, लगभग इस रीजन में हमने देखा था कि टेम्परेरी सेटलमेंट्स बन रहे थे उस टाइम पे। अरावली रीजन के पास हम कह सकते हैं, ठीक है। देन दे बरीड द डेड, ये हमने देखा था, ठीक है। और इसके लिए एग्जांपल महादा, जहां पर क्या मिला है? मेन एंड विमेन they were buried together. क्यों? This shows human relations and their belief system, कि उनका belief system क्या था, ठीक है, इससे पता लगता हमें। Then they had artistic skills, ये हमने देखा, क्या मिला? केव पेंटिंग्स मिली है, उसके अलावा पत्थर पे जियोमेट्रिक डिजाइन्स मिले हैं और एक टूथ पे मिला था, है ना, टूथ पे आइवरी पेंडेंट, क्या वो उससे पहले वाले पीरियड का है, मेसोलिथिक पीरियड का, ठीक है ना। अभी हम सॉरी इससे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, इस पीरियड की बात कर रहे हैं ना। इस पीरियड में हमें क्या क्या मिला है? इस पीरियड में उस टाइम पे तो थोड़े से मतलब वेग से डिजाइन था, इसमें थोड़े ज्योमेट्रिक एक रेगुलर शेप्स बनानी शुरू कर दी इन्होंने, है ना, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ आर्टिस्टिक स्किल्स में। क्लियर है? नेक्स्ट इज दे वर स्प्रेड ओवर वाइडर ज्योग्राफिकल रीजन। हमने देखा कि इंडिया के ऑलमोस्ट सभी लोकेशंस में थे एक्सेप्ट फ्यू लोकेशंस। जब हम नदर्न इंडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर और गंगा वैली के ऊपर की बात करें, इस रीजन को अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैले हुए थे। अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, वो कहां तक था? मेनली सेंट्रल इंडिया में था, सेंट्रल इंडिया में था। उसके बाद उसी दौरान हमने रिवर वैलीज पे बसते हुए देखे थे। कौन सी रिवर वैलीज? सदर्न इंडिया की, नर्मदा हुई, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, उसके बाद यमुना पे भी थी, ठीक है ना। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड में ऑल ओवर इंडिया। क्यों? रीजन? क्लाइमेटिक कंडीशंस उस टाइम पे चेंज हो गई थी और वहां पर जाकर के बस सकते थे, ठीक है। और हमें पता कैसे चलता है क्लाइमेटिक कंडीशंस का? एनिमल फॉसिल से, एनिमल फॉसिल से पता लगता है, ठीक है। देन उसके बाद कल्चरल कंटिन्यूटी इज नोटिस्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस पीरियड। इसका क्या मतलब है? हम आज भी देखते हैं तो आज भी हमें वो कल्चर दिखाई देता है दैट वाज प्रेजेंट इन द मेसोलिथिक पीरियड। वो कल्चर जो उस टाइम पे था दैट इज कंटिन्यूड टिल डेट। कौन सी? नहीं, उसका नहीं, वो बिलीफ सिस्टम आ जाएगा। दिस इज कल्चरल कंटिन्यूटी, है ना, कि कल्चर कैसे कंटिन्यू है। वो ट्राइबल्स आज भी रह रहे हैं जो इसी वे ऑफ लाइफ से जी रहे हैं, जो अभी हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ के आए थे, ठीक है ना। वो क्या पैराग्राफ शो कर रहा है कि कल्चरल कंटिन्यूटी आज भी है इस पीरियड की, इससे पहले वाले पीरियड की नहीं मिलती है हमें। जो आज जो कल्चरल एक्टिविटीज या वे ऑफ लाइफ दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये कल्चरल कंटिन्यूटी तो है, इससे पहले वाले पीरियड की नहीं दिखाई देगी। देन नेक्स्ट इज देयर माइक्रोलिथिक टूल्स इनेबल्ड देम टू हंट स्मॉलर एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो स्मॉलर एनिमल्स हैं और स्मॉलर बर्ड्स हैं उनको भी हंट किया जा सकता है
क्योंकि नाउ दे हैव दी माइक्रोलिथिक टूल्स। तो माइक्रोलिथिक टूल्स, अगर टूल्स की बात करें तो मेसोलिथिक पीरियड में जो सबसे मेन टूल था दैट वाज माइक्रोलिथिक टूल जो डेवलप हुआ था। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है मेसोलिथिक पीरियड तक? अभी हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो आपने वो जो चार्ट बनाने को बोला किसी ने नहीं बनाया अभी तक, बनाया है अपर पैलियोलिथिक तक पहुंचे हैं, मेसोलिथिक किसी ने उसमें लिखा नहीं है, तो उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद फिर नियोलिथिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके साथ उसमें अपडेट करेंगे। धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होगा। अभी जैसे मेसोलिथिक में हमने पढ़ा कि क्या डेवलपमेंट हुआ था, लेटर मेसोलिथिक में क्या चेंजेस आए थे, टेम्परेरी सेटलमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ है। ये चीज कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी हमें नियोलिथिक पीरियड में, और यहाँ पर लोग अब सेटल होंगे। जो टेम्परेरी था परमानेंट सेटल होगा। एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ पर फुल फ्लैश डेवलपमेंट दिखाई देगा। एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ ज्यादा दिखाई देगा, और इस वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे नियोलिथिक पीरियड में जब हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज अर्ली नियोलिथिक कल्चर एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, अर्ली नियोलिथिक कल्चर। अब एक चीज समझना कि जब हम सेटलमेंट की बात करेंगे, कि जब सेटल हो गए एक जगह पे, तब क्या होगा, उनके अपने कल्चर्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। पहले तो क्या हो रहे थे कि एक ही आदमी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा था, वो सेम कल्चर को कैरी कर रहा है, और वहां जाकर के वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अपने कल्चर को चेंज भी करेगा, क्योंकि कल्चर क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसा एनवायरनमेंट अलाउ करेगा आदमी उसी तरीके से बिहेव करेगा, तो कल्चर विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी क्लाइमेट। तो पहले वाले जो पर्सन थे वो सेटल्ड नहीं थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे, तो उस चक्कर में क्या हो रहा था, कोई एक परमानेंट कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा था। जैसा मेसोलिथिक में हमने देखा कि कल्चर एक छोटा सा डेवलप हुआ जो आज भी कंटिन्यूड है। वो डेवलप होने के पीछे रीजन क्या था, दे हैव ट्राइड टू लिव ए सेटल्ड लाइफ, क्योंकि उन्होंने एक जगह रुकना पसंद किया था, टेम्परेरी सेटलमेंट में रहे थे, और जहां सेटलमेंट होगी वहां पर एक कल्चर डेवलप होगा, उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाएगा, उनकी सोसाइटी के अपने रूल्स डेवलप हो जाएंगे। और जब नियोलिथिक पीरियड में आएंगे तब हमें वो कल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सेटल्ड लाइफ आ जाएगी, यहाँ लोग रुकना शुरू करेंगे, और जब रुकना शुरू करेंगे तो हम पूरे नियोलिथिक कल्चर को एक साथ नहीं पढ़ सकते। हमें हर एक नियोलिथिक कल्चर को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए इस बुक में जब आप देखोगे आपका जो नियोलिथिक कल्चर है, हम एक बार इस पीरियड को पढ़ेंगे, यहाँ इस जगह को देखेंगे, यहाँ अलग कल्चर है, फिर इसको भी देखेंगे, फिर इसको अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे। आपकी अलग अलग हेडिंग दिखाई देंगी आपको बुक में। नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर, जम्मू कश्मीर कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, ये अलग अलग हेडिंग होने का रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पर लोग सेटल हो चुके हैं, तो उनका अपना एक अलग कल्चर डेवलप हो चुका है। यहाँ की जो वे ऑफ लाइफ है वो यहाँ से अलग मिलेगी, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है यहाँ से। क्लियर है? ठीक है, पढ़े अब इसको। चलो, अर्ली नियोलिथिक कल्चर्स एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। The Neolithic period marked the beginning of agriculture and animal domestication. डोमेस्टिकेशन बहुत आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। It is an important phase in Indian history. Early evidence of Neolithic culture is found in the fertile Crescent, region of Egypt and मेसोपोटामिया, the Indus region, the Ganges Valley of India, and also in China. Between 10,000 BCE to 5,000 BCE, agriculture emerged in these regions, which led to several cultural developments. ठीक है, यहाँ रीजन बताया है ये अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट क्यों हुए। अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर्स डेवलप हुए, वो क्यों हुए उसका रीजन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नियोलिथिक पीरियड मार्क द बिगिनिंग। मार्क द बिगिनिंग का मतलब क्या है? स्टार्ट, इनिशिएट। ठीक है ना, तो नियोलिथिक पीरियड में क्या इनिशिएट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ है? द एग्रीकल्चर एंड एनिमल
डोमेस्टिकेशन। यहां से एग्रीकल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दिखाई देगा, प्लांट्स दिखाई देगा। डोमेस्टिकेशन सिर्फ एनिमल का नहीं, प्लांट्स का भी होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो प्लांट्स आपको फॉरेस्ट में दिखाई देंगे उनका साइज और उनके अगर फीचर्स देखोगे वो डिफरेंट मिलेंगे उन प्लांट से जो घरों में लगाते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन से हम प्लांट साइज के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लांट जो है डोमेस्टिकेट किया गया होगा। जैसे हमने एनिमल्स का अंदाजा लगाया था। एनिमल्स का कैसे अंदाजा लगाया था? उनके बोन साइज से, है ना, उनके फिजिकल फीचर्स से। जो पहले बड़े खूंखार से दिखते थे अब थोड़े से नॉर्मल से दिखाई देने लग गए थे, है ना। तो इसका मतलब डोमेस्टिकेट हुए होंगे। तो यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर की बात करें तो नियोलिथिक कल्चर में क्या शुरू हुआ है? एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन दोनों चीजें यहाँ पर शुरू हो गई है, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फेज। फेज मीन्स टाइम पीरियड, स्टेज, स्टेज भी कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट स्टेज थी इन इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड हम कह सकते हैं जहां से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, ठीक है। अर्ली एविडेंस ऑफ नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर का अगर हम अर्ली, सबसे अर्ली कहां पर मिला है, एविडेंस कहां मिला है, नियोलिथिक कल्चर की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नियोलिथिक कल्चर है? एग्रीकल्चर एंड दी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जैसे मेसोलिथिक कल्चर को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था? माइक्रोलिथ से। हर एक कल्चर को उनके कुछ स्पेशल फीचर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि अर्ली एविडेंस ऑफ नियोलिथिक कल्चर इज फाउंड, तो क्या फाउंड हुआ होगा वहां पर? एग्रीकल्चर मिला होगा, डोमेस्टिकेशन मिला होगा, ठीक है ना। कहां पे मिला है? इन दी फर्टाइल क्रीसेंट रीजन ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ये फर्टाइल क्रीसेंट रीजन ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया कौन सा है? तो ये रीजन आपको यहां दिखाई देगा। मेसोपोटामिया बेसिकली दो रिवर्स के बीच में डेवलप होने वाला एक रीजन था, ठीक है ना। वो दो रिवर्स कौन कौन सी है आपकी? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इनके बीच में मेसोपोटामिया डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे एक फर्टाइल रीजन था। देन उसके बाद रिवर नाइल आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ आपको इजिप्ट है, ये आपका यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा इजिप्ट वाला एरिया, यहाँ इजिप्ट है। ये मेसोपोटामिया इधर और इजिप्ट यहाँ पर। तो ये जो क्रीसेंट बन रहा है, क्रीसेंट मतलब क्या होता है? शेप ऑफ अ मून, जो पूरी इस टाइप की जो शेप बन जाती है सर्कुलर, सेमी सर्कुलर टाइप की, दैट इज क्रीसेंट। तो ये सेमी सर्कुलर टाइप की जो रीजन है यहाँ पर पे, इसको इन्होंने बोला फर्टाइल क्रीसेंट रीजन ऑफ क्या है? मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले वो नियोलिथिक कल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले अगर कहीं एविडेंस मिले तो इस रीजन में मिले, एंड द इंडस रीजन। उसके बाद कहां मिले? इंडस रीजन में भी अर्ली एविडेंस हमें मिले हैं। उसके बाद गंगेज वैली ऑफ इंडिया और चाइना। तो ये कुछ रीजन है जहां पर नियोलिथिक कल्चर सबसे पहले डेवलप हुआ था, जहां माना जाता है कि नियोलिथिक कल्चर सबसे एडवांस, मतलब सबसे पहले आया अगर किसी जगह पे, तो वो ये रीजन थे। एक तो एक क्रीसेंट वैली हो गया आपका, देन उसके बाद गंगेज वैली हो गया, देन इंडस वैली हो गया और चाइना। ये कुछ रीजन थे जहां पर एग्रीकल्चर सबसे पहले आता हुआ दिखाई देगा। और उसी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें एक नाम सुनाई देगा, मेहरगढ़। क्या नाम सुनाई देगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ वो लोकेशन थी जहां सबसे पहला एविडेंस मिलेगा हमें एग्रीकल्चर का, दैट इज इन दी इंडस वैली रीजन, वो इंडस वैली रीजन में, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे आगे जब हम चलेंगे। नॉर्थ वेस्ट कल्चर सबसे पहला ही पढ़ना हमने, तो उसमें मेहरगढ़ का ही नाम है। बिटवीन 10,000 एंड 5,000 BC, इस दौरान अगर हम देखें, एग्रीकल्चर एमर्ज्ड इन दीज रीजन्स। इन रीजन में जो हमने यहाँ पर पढ़े, अर्ली एविडेंस जहां हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर किस पीरियड के दौरान डेवलप हुआ है? 10,000 टू 5,000 BC के दौरान यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, विच लेड टू सेवरल कल्चरल डेवलपमेंट्स। और इसी की वजह से अलग अलग हमें कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर विल लीड टू सेटल्ड लाइफ, और जहां सेटल्ड लाइफ होगी वहां पर अपना एक कल्चर डेवलप होगा, और इस एग्रीकल्चर की वजह से हमें अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? आगे चले।
The introduction of domestication of animal and plants resulted in the production and supply of a large quantity of grains and animal food. The fertile soil deposited by the rivers enhanced the growth of agriculture, generating a surplus of grain. Surplus food production played a major role in the rise of early civilizations. Large villages came to exist and poverty developed. Permanent residences were built, and some cultural developments of this period are called Neolithic Revolution. ठीक है, अब यहां पर जो चेंजेस आए उसको हम चेंज ना कह करके एक रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। नियोलिथिक कल्चर जो डेवलप हुआ उसको हमने चेंज ना बोल करके हमने एक अलग नाम दिया, रिवॉल्यूशन। वो रिवॉल्यूशन क्यों नाम दिया? सडन चेंज तो है ही, ठीक है ना, बहुत बड़ा चेंज हुआ उस टाइम पे। ये जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, और जैसे ही एग्रीकल्चर डेवलप हुआ उसके साथ अपने आप बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, तो इसीलिए उसको रिवॉल्यूशन बोला। इसीलिए उन चेंजेस को हमने क्या बोला? रिवॉल्यूशन। इसीलिए इसको हम नियोलिथिक कल्चर ना बोलकर नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि नियोलिथिक कल्चर ने एक रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस कर दिया। जो आदमी घूम रहे थे उनको एक जगह बैठा दिया, उनको खाने की जगह दे दी, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई। और वो क्या चीजें चेंज हुई, एक छोटा सा हम यहां पर उदाहरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड सप्लाई ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स एंड एनिमल फूड। पहली चीज एग्रीकल्चर, दूसरी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। इन दोनों की वजह से हुआ क्या? इन दोनों की वजह से सबसे पहले जो दाना हमें ढूंढना पड़ता था, फूड गैदर करना पड़ता था, वो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इन द लार्ज क्वांटिटीज। अब हमारे पास खाने के लिए इनफ क्वांटिटी है, उसके लिए सोचना नहीं। पहले जो सोचना पड़ता था, जानवर जहां मिल जाए उनके पीछे पीछे चलना पड़ता था। पहले मोबाइल क्यों थे? लोग खाने के पीछे जाते थे। अब उन्हें खाने के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अब वो खाना उगा सकते हैं। और जब उगा रहे हैं तो वो सिर्फ इतना नहीं उगाएंगे कि आज खा लिया कल के कल देखेंगे, नहीं, उनको पता है कि इसको उगने में टाइम लगेगा, तो वो इनफ क्वांटिटीज में उगाएंगे। तो इनफ क्वांटिटी में उगाने के चक्कर में उनके पास कुछ सरप्लस भी बचेगा। सरप्लस क्या है? एक्स्ट्रा, मोर देन व्हाट वी नीड इज सरप्लस। क्या चीज? इसके बाद ट्रेडिंग शुरू हो जाए। हाँ, वो तो हो गया, उसके बाद तो होना ही है। लेकिन इस सरप्लस की वजह से और क्या होगा? एक तो हम कहेंगे कि ट्रेडिंग तो शुरू हुई है, उसके बाद और क्या चेंजेस आए हैं वो भी पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स एंड एनिमल फूड यहाँ पर मिलने लग गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी है ना, तो एनिमल फूड भी हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। ग्रेन्स भी इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। द फर्टाइल सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, जो क्योंकि अगर हम ज्यादातर देखें तो ये कहां पर सेटल्ड है? रिवर्स के आसपास ये सेटल्ड होते हुए दिखाई देंगे, और रिवर्स के आसपास फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल मींस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, उपजाऊ, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना। तो फर्टाइल सॉइल हमें मिल जा रही है कहां से? रिवर्स से मिल जा रही है। एनहेंस द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, उसने सपोर्ट किया एग्रीकल्चर को और ज्यादा एनहेंस करने में, इंक्रीज करने में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को उन्होंने शुरू किया, और उसको ज्यादा सपोर्ट करने में किसका योगदान था? द फर्टाइल सॉइल अवेलेबल अराउंड द रिवर्स, ठीक है। दिस लेड टू जनरेटिंग ए सरप्लस ऑफ ग्रेन्स, और इसकी वजह से क्या हुआ? सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, यानी जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया, ठीक है। सरप्लस फूड प्रोडक्शन प्लेड अ मेजर रोल इन द राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। और ये जो सरप्लस फूड था, इसी का रीजन था, यही रीजन था जिस वजह से सिविलाइजेशंस प्रोड्यूस हुई, सिविलाइजेशंस बनी। अब अभी तक हम पढ़ रहे थे कल्चर्स, मेसोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक कल्चर्स। अब आगे आने वाली जो चीज है उसको हम कल्चर नहीं पढ़ते, उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, वाई नॉट इंडस वैली कल्चर? सेटलमेंट शुरू हो गई थी, परमानेंट सेटलमेंट। वो तो फिर कल्चर भी डेवलप हुआ, सिविलाइजेशन क्यों बोला हमने?
अभी तक हम कल्चर बोल रहे हैं, ट्रेडिशन और कस्टम्स को फॉलो करते हैं, सेम ट्रेडिशन। तो आपको पता होनी चाहिए सिविलाइजेशन क्या है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। अभी तक तो हम कल्चर बोल रहे हैं, अचानक से राइज ऑफ सिविलाइजेशन। जब बहुत सारे कल्चर मिल करके एक सोसाइटी को एडवांस सोसाइटी बना दे, वो सिविलाइजेशन हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स और एडवांस सोसाइटी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन में एक वर्ड है सिविल्स, सिविल्स, और हम पढ़ते आ रहे हैं 6th 7th 8th में सिविक्स। क्या है वो? रूल्स रेगुलेशंस। तो वो रिलेटेड टू क्या है? रिलेटेड टू सिटीजन है, रिलेटेड टू पीपल है। तो यहां पर भी वो कहीं ना कहीं जब सिटीजन की बात की जाती है ना, सिटीजन सिटीज से रिलेटेड होता है। सिटीजन कहां से रिलेटेड है? सिटीज से रिलेटेड है। तो यहां पर सिटीज डेवलप होनी शुरू होगी। यानी जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का एक एडवांस वर्जन आ गया था। उस एडवांस वर्जन को हमने नाम दिया सिविलाइजेशन। उसके अंदर कुछ फीचर्स मिलेंगे आपको। क्या क्या मिलेंगे वो यहां पर लिखे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहना शुरू करेंगे, अपनी खुद की उनकी वे ऑफ लाइफ होगी, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। उनका जो एक सिविलाइजेशन अगर बोल रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी हमें, ठीक है ना। उनका कल्चर लगभग सेम मिलेगा। देन उसके बाद दे विल स्पीक दी सेम लैंग्वेज, दे विल ओबे सम रूल्स एंड लॉज। अभी तक रूल्स एंड लॉज की बात कहीं नहीं हुई, लेकिन जब सोसाइटी एडवांस होगी तो उस एडवांस सोसाइटी में रूल्स एंड लॉज आ जाएंगे। एडवांस सोसाइटी की पहचान होती है उसमें रूल्स और लॉज को ओबे किया जाता है, और जहां पर भी रूल्स और लॉज आ जाएंगे वहां पर सिविलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। वहां सिविलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। दे विल फॉलो अप्रोक्सीमेटली सेम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो अभी तक जो कल्चर्स थे अब वो सिविलाइजेशन बनेंगे। उसके पीछे मेजर रीजन इज सरप्लस फूड, क्योंकि अभी उनको पता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है, वो और लोगों को आने दे सकते हैं। पहले क्या करते थे, एक लिमिटेड फूड है कि हम इसको साइड करते हैं, अपना ही काम चल जाए, वही बहुत है। अब लोग साथ रह सकते हैं। ये सरप्लस फूड ने उनको साथ रहने की मौका दिया, अलाउ किया। ये सरप्लस फूड ने उनको साथ रहने के लिए अलाउ किया। अब ये लोग साथ मिल करके उस कल्चर को और एडवांस बना सकते हैं, अपनी एक सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं, और जब सोसाइटी डेवलप होगी देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। क्लियर है? ठीक है। लार्ज विलेजेस केम टू एग्जिस्ट, और इस टाइम पे इस वजह से बड़े बड़े विलेजेस आने लगे। पहले जो छोटे छोटे एरियाज में रहते थे, अब बड़े बड़े विलेजेस बनने लगे। क्यों बनने लग गए? एग्रीकल्चर, सरप्लस फूड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब बड़े बड़े विलेजेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े एरियाज में लोग रह रहे हैं, थोड़ी दूर जाओगे फिर थोड़े मिल जाएंगे, नहीं। अब पूरे एक लार्ज एरियाज में लोगों ने लार्ज विलेजेस बनाने शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर विलेजेस का डेवलपमेंट हमें दिखाई देगा। एंड पॉटरी डेवलप्ड। पॉटरी इज पॉट्स, डिशेज मेड आउट ऑफ क्ले। ये पॉटरी क्यों बनी फिर? स्टोरेज, क्योंकि हमारे पास सरप्लस फूड था, तो नीड थी उस टाइम पे ये सरप्लस फूड रखें कहां। तो उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, सरप्लस फूड ऐसे रख दिया तो खराब हो जाएगा, तो उसको स्टोर करने के लिए दे स्टार्टेड मेकिंग पॉटरीज। तो इसीलिए यहां से हमें पॉटरी का डेवलपमेंट दिखाई देगा। इससे पहले अभी तक पॉटरी नहीं दिखाई दे रही थी। तो दिस वाज द नीड, और ये नीड ने इस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। समझ में आया? ठीक है, क्यों ये चीजें हो रही हैं? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि नियोलिथिक पीरियड में जो चेंजेस आ रहे हैं हो क्यों रहे हैं, और इसीलिए परमानेंट रेजिडेंसेस वर बिल्ट। अब उनके पास स्टोरेज के लिए भी था, अब उनके पास सरप्लस फूड भी है, अब उनके पास एग्रीकल्चर भी है, खाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनफ उनके पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हैं, अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है खाने की सर्च में, तो दे कैन लिव ए सेटल्ड लाइफ। और इसीलिए अब यहां पर क्या बनते हुए दिखाई देंगे? परमानेंट रेजिडेंसीज। अब लोग रुक कर रहेंगे, अब इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हेंस द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड नियोलिथिक रिवॉल्यूशंस। और इसीलिए इस पीरियड के डेवलपमेंट्स को हम
रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, नॉट कल्चरल डेवलपमेंट्स। क्लियर है? तो वाई नियोलिथिक कल्चर इज नोन एज नियोलिथिक रिवॉल्यूशन लिख पाओगे? ठीक है, समझ में आया? ठीक, ये पढ़े या नहीं? पढ़ सकते हैं तो इतना चल जाएगा, पढ़ो। The Neolithic cultures of India are divided into various regional cultures and they flourished in different time periods. In the northwestern part of India and Pakistan, it began at a very early date. In northeastern India, Neolithic cultures appeared at a very late date around the early historic time. ठीक है, जैसा मैंने शुरू में बताया था, हर जगह पे अलग अलग टाइम पे डेवलप हुआ है, उसी चीज को यहाँ पर फिर से जस्टिफाई किया गया है। द नियोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजनल कल्चर्स। अगर हम इंडिया के नियोलिथिक कल्चर की बात करें तो अलग अलग रीजनल कल्चर्स में डिवाइडेड है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कल्चर्स डेवलप हुए हैं और इसीलिए उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। हम इस कल्चर को अलग से पढ़ेंगे, इस कल्चर को अलग पढ़ेंगे, ये अलग रीजन हो गए। तो हर रीजन के हिसाब से हमने अलग अलग कल्चर डेवलप कर दिया है जो यहाँ लिखा हुआ है, एंड दे फ्लरिश्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। और इनका जो डेवलपमेंट है, फ्लरिश मतलब फ्लरिश, टू डेवलप और टू ग्रो इज फ्लरिश, है ना? तो उनका जो डेवलपमेंट है, तो उनका जो वो जो ग्रो कर रहे हैं वो हम अलग अलग टाइम पीरियड्स में देखेंगे। यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर अपने पीक पे हो, उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु में अभी भी मेसोलिथिक कल्चर पीरियड चल रहा है ना? तो अलग अलग टाइम पीरियड्स में डेवलप होता हुआ दिखाई देगा नियोलिथिक कल्चर हमें ऑल ओवर इंडिया। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इस पार्ट में इट इंडिया एंड पाकिस्तान है। पहले तो इंडिया पूरा, इसमें भी पाकिस्तान इसी में था, अफगानिस्तान तक भी इंडिया में ही आता था, है ना? तो यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, इट बिगेन एट अ वेरी अर्ली डेट। तो यहाँ पर बहुत पहले शुरू हो चुका था नियोलिथिक कल्चर, यहाँ बहुत पहले आ चुका है। यहाँ मेहरगढ़ जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे तो बहुत पहले ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी है। जब हम मेसोलिथिक कल्चर को पढ़ रहे थे उस टाइम यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पर द नियोलिथिक कल्चर अपीयर्ड एट अ वेरी लेट डेट। यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर बहुत बाद में आया था। ठीक है, अराउंड द अर्ली हिस्टोरिक टाइम, यानी कि जब हिस्ट्री क्रिएट होनी शुरू हुई थी, जब रिटन एविडेंसेस आए थे, यानी आफ्टर द वैदिक पीरियड। यानी नॉर्थ ईस्टर्न में अगर हम बात करें तो 1000 BCE के बाद की बात चल रही है, यहां पर डेवलप हुआ है। और यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 7500 BC यहां पर डेवलप हो चुका है। ये टाइम डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। अलग अलग कल्चर्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ में आया तो। आया समझ में? है पक्का? चलो बताओ, थोड़ा सा बताओ क्या समझ में, बताओ थोड़ा सा। इसको बंद कर दो, जो समझ में आया बता दो कि क्या चेंजेस आए। नियोलिथिक कल्चर को हम रिवॉल्यूशन को बोलते हैं। एग्रीकल्चर पे डेवलप किया गया और पोएट्री स्टार्ट हो गई थी। क्यों शुरू हुई पॉटरी, वो तो बताया नहीं। ताकि वो जो सरप्लस वो ग्रेन फूड है, ठीक है, उसको स्टोर कर सके। और परमानेंट रेजिडेंसी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी था। ठीक है ना, और इस वजह से वे ऑफ लाइफ चेंज हो गया, इस वजह से अलग अलग कल्चर्स डेवलप हुए थे। ठीक है, चलो।